लास्ट सेशन में हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था सभी रियल नंबर से। आपकी क्लास 9th के सभी कंसेप्ट्स हमने आपके लिए रिवाइज कर दिए थे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक के थ्योरम 1.1 यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है कि लेमा क्या वर्ड होता है, लेमा का मतलब क्या होता है। बच्चों, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसे यूज़ करके हम कुछ और चीज़ें साथ में प्रूव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही रॉ एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम सबको पता है कि हमारा सन सोलर सिस्टम में स्टैटिक होता है, अपनी जगह पे रहता है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। और इसी तरीके से मून, जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। बच्चों, ये दो प्रूवन स्टेटमेंट हमें पहले से पता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसी तरीके से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके हम एक नेचुरल फिनोमिना को प्रूव कर सकते हैं जो कि है सोलर इक्लिप्स। यानी ऐसी पोजीशन में अगर सन, मून और अर्थ आ जाएं जहाँ से अर्थ पे रहते हुए किसी ऑब्जर्वर को सन दिखाई नहीं दे क्योंकि मून उसके बीच में आ जाए, तो इस नेचुरल फिनोमिना को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और इसे प्रूव करने के लिए हम ऑलरेडी दो प्रूवन फैक्ट्स को यूज़ करते हैं, जो कि है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और मून भी सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इस तरीके से दो स्टेटमेंट को अगर हम यूज़ करते हैं तो उन दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, लेमा कहेंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैप्टर में जो वर्ड आया है लेमा, इसका मतलब है कि कुछ प्रूवन स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होगा और उसे यूज़ करके हम कुछ और प्रूव करेंगे, इसीलिए उस प्रूवन स्टेटमेंट को हम लेमा कह रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं कि वो प्रूवन स्टेटमेंट था क्या। तो बच्चों, वो जो प्रूवन स्टेटमेंट था वो एक्चुअल में यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम थी। यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम थी, इसे मैंने शॉर्ट में EDT लिखा है। क्या थी ये थ्योरम बच्चों? तो आपको थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको डिवीजन की तरफ लेके चलता हूँ। डिवीजन जो आप बचपन से करते आए हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं 15 को। तो बच्चों कैसे करते थे? 7 टाइम्स 2 का टेबल रीड करते थे, 14 रिमाइंडर आता था 1। तो बच्चों इसमें जो टर्म्स हैं वो ये हैं, 2 आपका है डिविडेंड, 2 को आप क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। 15 को आप बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, 2 को आप डिविजर बोलते हैं, 15 को आप बोलते हैं डिविडेंड। 7 आपका होता है कोशेंट और इसी तरीके से जो 1 बचा है वो आपका होता है रिमाइंडर। तो किसी भी डिवीजन में ये 4 टर्मिनोलॉजीज होती है। तो बच्चों, जो यूक्लिड ने डिवीजन थ्योरम दी थी वो बस इतनी थी कि आप डिविडेंड को, किसी भी डिविडेंड को डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर की टर्म में लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, क्या करा मैंने, डिविडेंड को किसके इक्वल लिखा है मैंने, डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका यहाँ से 15 विल बी इक्वल्स टू 2 × 7 + 1। तो डिवीजन थ्योरम जो यूक्लिड ने दी थी वो बस इतनी सी थी। अब मैं इसे वर्ड्स में लिख देता हूँ बच्चों कि इफ़ वी हैव अ सेट ऑफ 2 नंबर A एंड B, अगर A और B मेरे पास 2 सेट हैं 2 नंबर्स के, तो मैं उन्हें इस फॉर्म में लिख सकता हूँ A = BQ + R, यानी कि A वुड बी माई डिविडेंड, B वुड बी माई डिविजर, Q वुड बी माई कोशेंट और R वुड बी माई रिमाइंडर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि Q इज इंटीजर, Q हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आएगी और जो R की रेंज है बच्चों, R वो 0 से लेके <b तक रहेगा। यानी R की वैल्यू कभी भी B से, यानी कि डिविजर से ज़्यादा नहीं जाएगी। किसी भी केस में आप देख लीजिए, जैसे इस केस में भी रिमाइंडर की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, रिमाइंडर कभी 2 नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर 2 या 2 से ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स आपने कोशेंट गलत पिक किया है बच्चों। तो यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम बस इतनी सी थी, उसने सिर्फ एक ये मैथमेटिकल टर्म डिफाइन कर दी थी आपके डिवीजन वाले मेथड के लिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम को हमें यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है वो हम समझते हैं। अब थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई है, आपको थ्योरम का इम्प्लीकेशन समझ में आ गया है कि R की रेंज क्या रहती है।
अब इसी थ्योरम में आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है बच्चों कि अगर हमारे पास नंबर का जो ये सेट है ये फिक्स्ड है, यानी जो नंबर हैं वो दोनों यूनिक हैं, उनके अलावा कोई और नंबर एक केस में हम नहीं ले रहे हैं, तो डेट मीन्स उसके लिए जो क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो भी एक यूनिक सेट बनेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी एग्जांपल आप पिक करते हैं 3 और 19 का, तो बच्चों इसके लिए जो रिमाइंडर बनेगा वो क्वोशंट बनेगा 6 और रिमाइंडर आएगा 1। जो क्वोशंट और रिमाइंडर का सेट है वो भी एक यूनिक वैल्यू होगी बच्चों। अब ये इंटरचेंजेबल भी नहीं है कि आप अगर क्वोशंट को 1 बना देंगे तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा, नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो आपका क्वोशंट और रिमाइंडर का जो सेट बनेगा यानी Q और R का जो सेट बनेगा वो एक फिक्स सेट ऑफ A और B के लिए एक यूनिक वैल्यू होगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है। बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अब हम यूक्लिड की डिवीजन लेमा को यूज़ करेंगे और एक यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम बनाएंगे टू फाइंड HCF ऑफ 2 वैल्यूज़। बच्चों यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम का सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो यही है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन और आता है इसका, लेकिन सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है फाइंडिंग HCF ऑफ 2 नंबर A एंड B। इसको कैसे करना है बच्चों, इसके लिए यूक्लिड ने एक एल्गोरिदम डेवलप की। एल्गोरिदम मतलब एक फिक्स सेट ऑफ प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेस आपको करनी है, फिक्स सेट में करनी है, जो फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन है उन्हीं को फॉलो करते जाना है। तो आप उस फॉलोइंग प्रोसेस को बोलेंगे एल्गोरिदम। कैसे लगानी है बच्चों एल्गोरिदम, HCF फाइंड करना है A और B का, तो सबसे पहले आपको A इक्वल्स टू BQ प्लस R की टर्म में आप लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे R की रेंज क्या होगी, 0 से लेके लेस देन B, B भी नहीं होगा R का वैल्यू कभी। अब बच्चों जब ये टर्म लिख दी तो आपको सबसे पहले चेक करना है हर स्टेप के एंड में कि R 0 है या नहीं है। मान लीजिए 0 नहीं है तो आपको तुरंत स्टेप 2 में जाना है। ये आपका स्टेप 1 है यहाँ पे बच्चों। अगर R की वैल्यू यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है तो आपको स्टेप 2 में मूव करना ही पड़ेगा। स्टेप 2 में बच्चों आप क्या बोलेंगे, आप कैसे जाना है, आपको किसी भी स्टेप में मूव करना है तो लास्ट स्टेप का जो आपका डिविजर का वैल्यू था आप उसे नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बना देंगे बच्चों। तो स्टेप 2 का डिविडेंड क्या हो जाएगा, B। इसी तरीके लास्ट स्टेप में जो रिमाइंडर था नेक्स्ट स्टेप में वो आपका डिविजर बन जाएगा, यानी कि लास्ट स्टेप का जो रिमाइंडर था नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। अब बच्चों आपको डिवीजन परफॉर्म करके देखना है जैसे मैंने पिछली बार रफ में किया था, यानी कि अब आपको R से डिवाइड करना है B को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कोई नया क्वोशंट आएगा, मैं इसको Q' नाम दे रहा हूँ, नया रिमाइंडर आएगा। इसी तरीके से आप कुछ सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक नया रिमाइंडर आएगा, उसको मैं R' नाम दे रहा हूँ। फिर से बच्चों मुझे इसी स्टेप के रिमाइंडर को चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू लेस देन 0 है। मान लीजिए कि इस स्टेप में भी लेस देन 0 नहीं आई, माफ़ कीजिएगा इक्वल्स टू 0 नहीं आई, तो आपको स्टेप 3 में जाना है बच्चों। स्टेप 3 में आपको जाना है, फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी कि लास्ट स्टेप के डिविजर को उठाना है, नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड बनाना है। बच्चों लास्ट स्टेप में डिविजर R था, बिल्कुल उसी तरीके से लास्ट स्टेप के रिमाइंडर को उठाना है, नेक्स्ट स्टेप में डिविजर बना देना है। फिर से आपके पास एक नया क्वोशंट आएगा, मैं इसको Q" लिख रहा हूँ, और एक नया रिमाइंडर आएगा जिसको मैं R" लिख रहा हूँ। हर स्टेप में आपको R' यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू चेक करनी है। मान लीजिए कि किसी स्टेप में जाके आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो बच्चों उसी स्टेप को पकड़ना है, उस स्टेप का जो डिविजर है, इस स्टेप में डिविजर बच्चों R' है, गलती मत करना, Q" मत पिक कर लेना। जो डिविजर है उस स्टेप का उसे ही कहना है HCF ऑफ व्हाट बेटा, HCF ऑफ सेट ऑफ डिविडेंड एंड डिविजर, यानी कि डिविडेंड और डिविजर का जो सेट है उसका HCF क्या होगा, उस स्टेप का डिविजर जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ये सेट बनाया, बिल्कुल इसके पिछले स्टेप का भी सेट बनाना है और उसका भी HCF की वैल्यू यही होगी बच्चों। सारे स्टेप्स के जो डिविडेंड और डिविजर के सेट हैं उन सब की वैल्यू यही होने वाली है। पिछले स्टेप के बारे में भी लिख देता हूँ। पिछले स्टेप में आपका डिविडेंड था B और डिविजर था R। इसी तरीके से उससे पिछले वाले स्टेप का भी लिख देता हूँ, तो उसमें आपका डिविडेंड था A और डिविजर था B।
तो इस तरीके से आपका HCF ऑफ A एंड B की वैल्यू आ गई, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया था उस स्टेप के डिविजर के बराबर। तो बच्चों ये आपने मैथमेटिकली फॉर्म समझ लिए। अब एक एग्जांपल करवा देते हैं आपको, जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम्पल्स में वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, वैल्यूज़ के साथ क्या प्रोसेस फॉलो करनी है और उसका HCF निकाल के लेके आ जाना है। तो एक एग्जांपल पिक कर रहा हूँ। एग्जांपल में आपको 455 और 42 इनका HCF फाइंड आउट करना है बच्चों। 455 और 42 का HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 लिखना है यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम से। आपको पता है यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम क्या कहती है, फॉर अ फिक्स सेट ऑफ A एंड B आप लिख सकते हैं कि A वुड बी इक्वल्स टू B टाइम्स Q प्लस R। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल उसी तरह के A और B जो सेट है वो हमारा गिवन होगा। बस आपको जो लार्जर वैल्यू है सबसे पहले उसे डिविडेंड बना देना है। तो लार्जर वैल्यू इज 455 और डिविजन हो जाएगा आपका इस केस में 42। ठीक है बच्चों, अब आपको क्वेश्चन निकालना है तो ऐसे आपको आइडिया नहीं आएगा, तो आपको रफ में डिवीजन परफॉर्म करके देख लेना एक बार। मैं 42 से डिवाइड कर रहा हूँ 455 को। तो बच्चों 1 टाइम इज 42, 35, 0 टाइम्स इज 0 एंड नाउ द रिमाइंडर इज 35। तो बेसिकली माई कोशेंट वैल्यू इज 10 एंड माई रिमाइंडर वैल्यू इज 35। अभी मुझे इसी स्टेप में चेक करना है क्या रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मुझे स्टेप 2 में मूव करना ही पड़ेगा। स्टेप 2 में मूव करने के लिए क्या करना है बच्चों, सेम प्रोसेस जैसी आपको एग्जांपल में बताई थी। लास्ट स्टेप का डिविजर को बना देना है नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड। इसी तरीके से लास्ट स्टेप का रिमाइंडर को बना देना है नेक्स्ट स्टेप का डिविजर। और आपको फिर से इसमें डिवीजन परफॉर्म करके देखना है बच्चों रफ में। मेरे पास एक आइडिया है कि 1 टाइम्स ही होगा, क्योंकि 2 टाइम्स 70 42 से बड़ा हो जाएगा और मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 7। फिर से मुझे चेक करना है रिमाइंडर की वैल्यू 0 है क्या, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मुझे स्टेप 3 में जाना ही पड़ेगा। स्टेप 3 में जाना है तो फिर से वही चीज़ को रिपीट करना है, यानी कि लास्ट स्टेप का जो आपका डिविजर है उसको नेक्स्ट स्टेप में बना देना है डिविडेंड, और लास्ट स्टेप का जो रिमाइंडर है उसे नेक्स्ट स्टेप में बना देना है डिविजन इनटू 5। एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर वैल्यू आ जाएगी 0। इस स्टेप में रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमें बिल्कुल इसी स्टेप में रुकना है और चेक करना है इस स्टेप का डिविजर क्या था बच्चों। यहाँ पे गलती मत करना, कोशेंट मत पिक करना। तो इस स्टेप का डिविजर है 7। यही होगा HCF ऑफ किसका सेट बनाना है बच्चों आपको, डिविडेंड और डिविजर का। 35 एंड 7 बिल्कुल इसी तरीके से इसके ऊपर वाले सभी स्टेप्स के लिए भी आप ऐसे ही सेट बना लोगे 42 एंड 35, और यही होगा यानी 7 ही HCF होगा उससे भी पिछले स्टेप के डिविडेंड और डिविजर के स्टेप्स का सेट का। तो हमें 455 और 42 के सेट का HCF निकालना था, जो वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। तो इस तरीके से हमें किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देने से बचते हुए वो एक स्टेटमेंट दे देता है। उन्हीं स्टेटमेंट को समझ के आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो किस टाइप से स्टेटमेंट होते हैं वो सब मैं आपको इस सेक्शन में बता रहा हूँ। तो बच्चों हमने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा था, अब हम कुछ टाइप ऑफ नंबर बता रहे हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं which are divisible by only 2 numbers। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 2 से डिविजिबल होता है, मैं ये कह रहा हूँ वो सिर्फ 2 ही नंबरों से डिविजिबल होता है। 1 is the number itself and other number is unity 1। यानी कि प्राइम नंबर मेरा एक ऐसा नंबर होगा जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में यहाँ पे 2 के साथ दिखाया, 2 सिर्फ 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 3 भी बच्चों सिर्फ खुद से यानी 3 से और 1 से डिविजिबल है।
ठीक इसी तरीके से 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरीके से आपके प्राइम नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया कि वो नंबर जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो। और बिल्कुल इसी की ऑपोजिट डेफिनेशन होती है कॉम्पोजिट नंबर की। बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर यानी कि वो नंबर जो खुद के और 1 के अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल हो, जैसे कि 4। बच्चों, 4 को आप देखोगे तो खुद से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन साथ ही 2 से भी डिविजिबल है। तो खुद के और 1 के अलावा ये 2 से डिविजिबल है, इसीलिए 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसी तरीके से 6, बच्चों 6 खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, देखेंगे तो आप 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से कॉम्पोजिट नंबर हम समझ पाते हैं कि वो नंबर जो खुद के और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। इसी तरीके से बच्चों एक तीसरा नंबर का भी टाइप होता है जिन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। बच्चों, को प्राइम नंबर ऐसे नंबरों को बोलते हैं, ये एक्चुअल में दो नंबर्स का रिलेशन बताता है। ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। बच्चों, को प्राइम में दोनों नंबर्स का प्राइम होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन द ओनली कंडीशन इज उनको कोई एक कॉमन प्राइम नंबर डिवाइड ना कर सके। जैसे कि बच्चों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 4 और 9 का। बच्चों हम देखेंगे कि 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 4 इटसेल्फ। और कौन डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा बात करनी है तो 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी। और कौन डिवाइड कर सकता है, 4 को 2 डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से 9 को देखें बच्चों, तो 9 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो इन दोनों में जो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं वो 4 और 2, 9 और 3, यानी कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड कर सके। बच्चों 2 एक प्राइम नंबर है जो कि 4 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसी तरीके से 3 भी एक प्राइम नंबर है जो 9 को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसीलिए 4 और 9 आपस में को प्राइम नंबर है। बच्चों यही बात मैं 4 और 6 के लिए नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि 4 को 2 डिवाइड करता है, 6 को भी 2 डिवाइड करता है। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देता है, इसीलिए 4 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है। तो बच्चों आपने ये 3 टाइप के नंबर भी समझ लिए, प्राइम, कॉम्पोजिट एंड को प्राइम्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में वो क्वेश्चन को कैसे पुट करता है। मैं आपको कुछ नंबर की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, यानी उनकी खास बातें बता रहा हूँ, आप उन्हें समझ लीजिए। एग्जाम में एज इट इज़ वैसा ही स्टेटमेंट कई बार आ जाता है। बच्चे 0 के बारे में खास बात बताता हूं कि 0 इज नीदर ऑड नॉर इवन, यानी कि 0 ना ही इवन है ना ही ऑड है। ठीक इसी तरीके से 0 के बारे में एक और बात कही जाती है कि 0 इज नीदर प्राइम एंड नॉर कॉम्पोजिट। तो 0 ना इवन है, ना ऑड है, ना प्राइम है, ना ही कॉम्पोजिट है। 1 के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो 1 इज इवन नंबर। और बच्चों अगर मैं नेचुरल नंबर में देखूं तो 1 ही ऐसा पहला इवन नंबर आया है सबसे पहले, तो इसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट इवन नंबर। माफ कीजिएगा, 1 इज ऑड नंबर, 1 इज ऑड नंबर एंड 1 इज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, लेकिन ऑन द अदर हैंड 1 इज नीदर प्राइम एंड नॉर कॉम्पोजिट। 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। बिल्कुल इसी तरीके से 2 को भी देख लेते हैं बच्चों। 2 है हमारा इवन नंबर, और क्योंकि 2 से पहले कोई भी इवन नंबर नहीं आया है इसीलिए 2 ही को बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट इवन। सबसे छोटा इवन नंबर हमारा 2 है।
ठीक वैसे ही हमारा 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है, और प्राइम नंबर है, इससे पहले कोई प्राइम नंबर आया नहीं है, इसीलिए इसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कहते हैं बच्चों। 2 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कहते हैं। एक और खास बात है 2 के साथ बच्चों कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, यानी कि 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके अलावा कोई और इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 के अलावा कोई भी नंबर देखे वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही, इसीलिए वो इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो 0, 1 और 2 के बारे में हम बात कर ली। 2 की ये वाली स्टेटमेंट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पुट कर देता है। डायरेक्टली आपको 2 ना बोल के ये लाइन बोल के आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश करता है। तो 0 समझ लिया, 1 समझ लिया, 2 भी समझ लिया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 3 और 4 को भी देख लेते हैं कि 3 और 4 की क्या क्या खास बातें हैं बच्चों जो कि एग्जाम में मिल सकती हैं। 3 के बारे में बात करता हूं बच्चों। तो 3 इज ऑड नंबर, पर क्या 3 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड है? बिल्कुल नहीं, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 है। इसी तरीके से 3 इज प्राइम, ऑल्सो प्राइम, पर क्या 3 स्मॉलेस्ट प्राइम है? नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है। लेकिन 3 इज स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, यानी कि इससे पहले ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं आया जो कि ऑड था। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, लेकिन 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। और इसी तरीके से 4 के बारे में भी देख लेते हैं। 4 इज इवन नंबर, ऑल्सो 4 इज कॉम्पोजिट नंबर, और क्योंकि पहली बार हमें कॉम्पोजिट नंबर देखने को मिला है इसीलिए हम कह देंगे कि 4 ही है, वो है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर जो है वो 4 है। तो बच्चों इस तरीके से कई बार क्वेश्चन में ये सिर्फ स्टेटमेंट देके आपसे वैल्यूज निकलवाने की कोशिश कर लेता है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। तो बच्चों अगले लेक्चर में मिलते हैं। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।